नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। एक संस्कृत श्लोक है, सुना होगा आपने, वृक्ष कबो न फल है और नदी न संचय। बहुत सारा मुझे नहीं आता है, बस मुझे इसका जो मीन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो ट्रीज होते हैं वो कभी भी अपने फ्रूट्स को खुद से नहीं खाते हैं, बल्कि वो दूसरे के लिए ही उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, समझ लीजिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। ऐसे ही जो रिवर्स होती है वो उसका जो वाटर होता है क्योंकि खुद पीती है क्या, नहीं ना, वो दूसरों के लिए होता है। तो सेम इन द सेम वे अपने लिए अपनी लाइफ में हम क्या बने, थोड़े हेल्पिंग हैंड बने दूसरे के लिए। कभी हेल्प करके देखिए दूसरे की, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने इंटरनल को, ठीक है। क्योंकि हमने ये क्यों लिया, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एक होते हैं प्रॉफिट मोटिव, जैसे फर्म्स होती हैं हमारी, है ना, शॉप्स होती हैं हमारी, तो वो हम क्यों खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो है प्रॉफिट मोटिव, है ना, मतलब प्रॉफिट कमाना है। लेकिन NPO होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं है। इट मीन्स वो किस लिए है, वो दूसरों की सर्व करने की, दूसरों की सेवा करने के लिए। जैसे NGOs होते हैं, बहुत सारे स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, लाइब्रेरी बनवा देते हैं लोग, या फिर स्पोर्ट्स के लिए काम करा देते हैं, स्पोर्ट्स का कोई भी एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बनवा दिया उसमें, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं। यही हमारा NPO है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है कि फिर ये इसमें काम कैसे होता है भाई, जब ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें बहुत सारे जो मेंबर्स होने, इसमें आप जा सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं। जो इसके ट्रस्टी होते हैं वही इसके अंदर फंड को इसमें कंट्रीब्यूट करा देते हैं और फिर बाद में इसको गवर्नमेंट से लिमिट मिल जाती है। जैसे माना हम 10-12 लोग हैं और हमने मिलकर के एक ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहा जिसमें हम दूसरों की सर्व करना चाहते हैं, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, यानी कि जैसे माना हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या फिर हेल्थ केयर कुछ से रिलेटेड कुछ भी काम, कोई भी इशू कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने किया, हमने अपने पास उसमें फंड लगा दिया, सबने मिल करके 10-12 लोगों ने। उसके बाद जो भी और मेंबर हमारे पास आएंगे वो उनकी फीस एक हम सेट कर देंगे, हमने उनकी फीस सेट कर दी, माना ईयरली या फिर हम उनको मंथली ले सकते हैं, तो वो हमारी इनकम हो गई, है ना। या फिर किसी ने हमको चैरिटी दे दिया, वो हमारी इनकम हो गई, या फिर गवर्नमेंट से एड हमको मिल गई, वो हमारी इनकम हो गई, है ना। हमने एक मैच करवा दिया, टिकट सेल हो गई, वो हमारी इनकम हो गई। जो बचा कुचा हमारे पास स्क्रैप था, है ना, न्यूज़पेपर आते थे वो हमने सेल कर दिए, या फिर हमारा स्पोर्ट्स का था तो हमने हमारे पास पुराने स्पोर्ट्स के जो भी मटेरियल पड़ा था या फिर जो गेम्स के जो भी आपके जो खेलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई थी, वो आपने सेल कर दी, इनकम हो गई आपकी, राइट। इस तरीके से इन पे फंड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। अब जब अगर हमने इतनी सारी चीज़ें समझ ली तो हमको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब फीचर्स क्या है NPO। इनके फीचर सबसे पहले तो ये सर्विस मोटिव होता है, इसका काम ही दूसरों की सर्विस करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। दूसरा, ये कल्चरल, ये सर्विसेज कैसी हो सकती हैं, ये कल्चरल हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती हैं, है ना। रिलीजियस फंड भी बनते हैं ना, जिससे आपके बहुत बड़े बड़े जो मंदिर हैं उन सब में आपका इतना ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट ये तो काम करते हैं, ठीक है। उसमें NPO आराम से उसको हम NPO कह सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जितने आपके बड़े बड़े तिरुपति बालाजी का मंदिर है आपका, है ना, ये सब में ऐसा होता है। चलते हैं अब इसके हम फीचर्स की साइड आ जाते हैं, है ना, थोड़ी थ्योरी बताना जरूरी हो जाता है ना, इसलिए देखो एक एंटिटी मतलब क्या है, इसका अपना एक पर्सनल एग्जिस्टेंस होता है, इसके मेंबर से बिल्कुल अलग। मेंबर्स अलग ये है, जैसे फर्म होती है, हमने BST में पढ़ाया हुआ था, जैसे फर्म होती है, फर्म का लीगल एग्जिस्टेंस उसके मेंबर से बिल्कुल अलग होता है। मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन फर्म डिजॉल्व यानी कि खत्म कभी भी नहीं होती, सेम ही है, ठीक है। उसके बाद पर्पस तो आपको अभी बता दिया हमने किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये सर्विस मोटिव होते हैं हमेशा। ओनरशिप, इसका कोई भी ओनर नहीं है, बात समझ लें, इसका कोई भी ओनर नहीं होता, जितने भी जो ट्रस्टी होते हैं वो समझ लीजिए सारे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विस मोटिव, तो होता ही है ये। फिर आ जाता है मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट जो सारे लोग होते हैं वही मिलकर के इसको मैनेज भी कर लेते हैं। फंड्स, तो फंड्स हमने हमको बताया, इसकी मेंबरशिप फीस आ जाती है इसके पास, सब्सक्रिप्शन इकट्ठा हो जाता है, डोनेशंस आ जाते हैं, सरप्लस जो बचता है वो आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसमें बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसको अकाउंट्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। जब हमारा एक एमपीओ बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है तो फिर हमें उसमें ये देखना पड़ता है कि हमारी इनकम कितनी हो रही है या फिर हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, है ना, बैलेंस शीट मैच भी हो रही है या नहीं हो रही, या फिर ऐसा तो नहीं है जो उसके मेंबर्स हैं वो यहाँ पर कोई भी करप्शन कर रहे हैं, इसलिए ये याद किया जाता है। तो इसमें सिंपल है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें 3 अकाउंट्स इसके पेपर मेल किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट के हिसाब से। देखो फर्स्ट वन बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड वन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड वन बनता है इसकी बैलेंस शीट। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी दोनों चीज़ें बता देंगे। हम आपको बता देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली ना थोड़े से दिमाग में ये बना हुआ है कि ना एमपी टफ है ना, थोड़ा मेरे साथ सीख के देखिए, थोड़ा हम सीखे, थोड़ा आप सीखिए और देखिए एमपी कितना ईजी हो जाता है। बिल्कुल गारंटी है इस बात की, अगर आपको एमपी ना आ जाए, देखिए तो सही, चलिए तो सही। देखो अब हम चलते हैं सीधे सीधे बिना किसी फॉर्मेलिटी के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम आपको बता देते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये तो तीनों हमने अकाउंट्स के नाम लिख रखे हैं जो आपको इसमें हमको पढ़ाएंगे। तो ये तो होते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंस, बैलेंस शीट। चलते रिसीट्स एंड पेमेंट एकदम सिंपल, जैसे नाम से क्लियर है ना, रिसीट्स होंगी और पेमेंट्स होंगी। ठीक है, रिसीट्स, सारी रिसीट्स डेबिट साइड पे लिखेंगे आप, जितना भी रिसीट्स हुआ हो, है ना, इसको स्टार्ट करेंगे हम टू ओपनिंग बैलेंस से और लास्ट होता है फाइनल बाय बैलेंस पे क्लोजिंग। अगर ये नहीं है इसको ओपनिंग तो फिर ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, इसका मतलब। ठीक है, कैश बैलेंस होगा या बैंक बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ नोट कर देंगे। सब्सक्रिप्शन चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, मेरी बात पर ध्यान देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे प्रीवियस ईयर का हो या करेंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों ही ईयर के आएंगे। ठीक है, आपको कंसीडर ही नहीं करना है, आपको बस उठा कर उसे लिखना है, समझ गए। चलो, जनरल डोनेशन होगा, ग्रांट होंगे स्पेसिफिक पर्पस के, जनरल ग्रांट्स होंगे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस, डिविडेंड्स, लीजेसीज, एंडोमेंट फंड, मैच फंड और जो भी कोई रिसीट्स हों, आप सारे रिसीट्स को यहाँ लिख देंगे। कुछ यहाँ पर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो आपने सुने नहीं होंगे, वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि इसलिए हमने अभी यहाँ पे स्किप कर दिया। समझिए मेरी बात को, क्या समझ आया कि रिसीट्स में सारे रिसीट्स आ जाते हैं, चाहे वो इस ईयर के हो, प्रीवियस ईयर के हो या फिर नेक्स्ट ईयर के हो। ठीक है, अच्छा दूसरी एक और चीज़ याद रखेंगे, ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे रिवेन्यू नेचर की हो रिसीट्स और पेमेंट, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो रिसीट्स एंड पेमेंट, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब कुछ आता है। ठीक है, इसका मतलब ये अकाउंट एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। पेमेंट साइड पे चलते हैं, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय बैलेंस, अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा आ रहा है तो बाय बैलेंस से स्टार्ट होगा। सैलरीज एंड टैक्सेस एंड रेंट है, पोस्टेज, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, ऑनोरियम, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे पता है ऑनोरियम इसमें समझ में आ रहा होगा पर हम बताएंगे आपको। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंसेस एंड शोज, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बुक्स, लोन, बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। अगर ये इधर बचता है तो यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को, ये इसमें कैपिटल नेचर के हों चाहे वो रिवेन्यू नेचर के, दोनों आते हैं। ठीक है, अच्छा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को एसेट अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिसीट्स और पेमेंट सारे के सारे आती है। अच्छा अब बात आ जाती है, तो फिर इसमें लेते क्या नहीं है, सब कुछ हमने बता दिया आपको कि सब ले लो, प्रीवियस का हो, नेक्स्ट का हो, इसका हो, उसका, सब ले लो। इसमें लेते क्या नहीं है, तो इसमें एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। किसको? एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट जैसे चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो नहीं लिए जाएंगे, प्रीपेड हो नहीं लिए जाएंगे, एक्रूड हो नहीं लिया जाएगा, एडवांस रिसीव हो गया हो नहीं लिया जाएगा, डेप्रिसिएशन नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब एडजस्टमेंट जो नीचे दे रखे होते हैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दे रखी होंगी आपको सिर्फ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड टोटल लगा के आंसर निकाल दें और फिनिश कर दें इसको। समझ गया आप मेरी बात को? अब हम जब रिसीट्स एंड पेमेंट का इस तरीके से हम देखते हैं तो इसके फीचर्स हमको अपने आप समझ में आ जाते हैं, ये कैसा अकाउंट है,
इसमें सारे ईयर की सब चीज़ों को ले लिया जाता है उठा करके। ये एक एसेट अकाउंट है ना। डेबिट साइड पर रिसीट्स होती हैं, क्रेडिट साइड पर सारे पेमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। जैसे ही कैश बुक होती है ना, कैश बुक जैसा ये समझ लीजिए, समझ गए है ना। कितनी बात तो मेरी यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। ये एक बहुत सिंपल एक अकाउंट है, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी आपके सामने। ठीक है, चलते हैं अब हम आपको सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेकर के आते हैं। आप चलते हैं हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दिया था ना, नई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलते हैं आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दिया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ नहीं बनता, बताया था ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उन ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट मोटिव हो। यहाँ बनेगा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अच्छा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। पहली बात तो ये एक्रूअल बेसिस होगा, है ना। रिवेन्यू एक्सपेंसेस, रिवेन्यू इनकम, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, सब इसमें ले लिया जाएगा। क्लियर। अब पहले हम एक एक करके बताते हैं। इसमें डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा बनता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और क्रेडिट साइड पे क्या लिख देते थे, सब इनकम लिखते, सेम बनता है बिल्कुल। कि आप यहाँ पर डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो लिखेंगे इसमें, और इनकम में ये क्रेडिट साइड पर सारी अपनी इनकम लिखेंगे हम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब चलते हैं इसमें, जैसे अब हम ये पढ़ देते हैं इनका। जैसे सैलरीज है, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज को ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इन द बिगनिंग हो तो फिर वो लेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो प्रीवियस ईयर वाली हो जाएगी ना, इसलिए लेस कर देते हैं। ये हम प्रॉपर सिखाएंगे आपको, उसकी चिंता ना करना कि पता नहीं क्या। रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड होगा, लेस हो जाएगा। ऑडिट फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है बताएंगे। ओन एक्सपेंसेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लॉस और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको मटेरियल यूज। अच्छा, और इनकम क्या है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब जो एनुअल फीस होती है जो मेंबर्स देते हैं सारे, वो सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कर दो, एडवांस इन द बिगनिंग, और लेस करेंगे एडवांस इन द एंड। ठीक है, ये तो प्रॉपर सिखाना है हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, है ना। नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे इसको हम। एंट्रेंस फीस, जनरल एक्सपेंसेस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सन्डी रिसीट्स, हम इनको ऐड करेंगे। आप उसमें क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट लिखते थे या नेट लॉस लिखते थे। इसमें लिखेंगे सरप्लस या फिर डेफिसिट। क्या लिखेंगे, सरप्लस या फिर डेफिसिट। और कहाँ इसको लेके जाएंगे, हम कैपिटल फंड में जा करके इसको हम बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। समझ आई। अब चलते हैं इसकी एक और मेन चीज़ के साइड। हमने बताया इसमें क्या लिया जाता है और क्या नहीं। देखो इसमें सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंसेस, सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंसेस, चाहे वो पेड हो या नहीं हो वही लिए जाएंगे। रिवेन्यू इनकम रिसीव हो या नहीं हो ली जाएंगी। नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन है वो भी लिया जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या नहीं लिया जाएगा, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनकम नहीं ली जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इसमें नहीं लिए जाएंगे। इसमें ध्यान रखेंगे, मेरी बातों को समझेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का ही जो भी आइटम होगा, जो अमाउंट होंगे वो लिए जाएंगे। लिखा है ना, रिवेन्यू एक्सपेंसेस, रिवेन्यू इनकम, नॉन कैश एक्सपेंसेस, करंट ईयर। ठीक है, इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। हमने कोई ओपनिंग बैलेंस लिखा क्या, नहीं ना, कुछ भी नहीं लिखा। और चलते हैं, ये कैसा अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट है, एक्रूअल बेसिस पर तैयार होता है। इसमें सिर्फ करंट ईयर जो पेड हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसी वही हमने अमाउंट लिखने हैं, सिर्फ करंट ईयर के। सिर्फ और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें हमने सब ले लिया था, चाहे वो करंट हो, प्रीवियस हो या फिर वो एडवांस हो, उसमें सब देना। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का ही लिया जाएगा। समझ गए, पेड हो या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है मेरी बात। अब चलते हैं एडजस्टमेंट, इसमें जितने होंगे वो आप करेंगे। जैसे उस वाले अकाउंट में रिसीट्स एंड पेमेंट हमने बताया कि उसमें एडजस्टमेंट नहीं किए जाते, लिए नहीं जाते उसमें एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ सारे आपको एडजस्टमेंट लेने हैं। समझ आए, लेने हैं। अब चलते हैं,
ये जैसे मैंने बताया, इसमें क्या है, इसमें नॉमिनल अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम को हम इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ रेवेन्यूज को लिया जाता है, बस हमें इतना ही ये समझाना था। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आके होते क्या है। हमने लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स मोर देन 1 ईयर और रेवेन्यू एक्सपेंसेस विद इन 1 ईयर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमें कई साल तक करने होंगे। जैसे हमने कोई लैंड खरीद लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, ठीक है ना, वो खर्च। ऐसे ही इनकम होंगी जो कैपिटल रिसीट्स की होंगी, जो 1 साल से ज़्यादा का होगा, वो सारी हमारे क्या होंगी, वो हमारे कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट्स कहलाते हैं। रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंसेस का होता है वो विद इन 1 ईयर। फीस दे दी, इस महीने की यदि नेक्स्ट मंथ में खरीदोगे तो जो आपकी फीस है वो कैसी हो जाती है, रिवेन्यू नेचर की हो जाती है। अगर आप उसको होल लाइफ के लिए 1 साल, जैसे आपने मेंबरशिप फीस है आपकी और आपने पूरे लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर फीस ली, आपने ले लिया है, लाइफ टाइम मेंबरशिप कहीं के बन गए हैं, तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर आप उसको ईयरली देते हो तो फिर वो किस में आ जाएगा, वो रिवेन्यू एक्सपेंस में आ जाएगा। समझ गए। तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस या रिवेन्यू रिसीट विद इन 1 ईयर का होता है और कैपिटल नेचर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मोर देन 1 ईयर का होता है, जो आपके पास बहुत टाइम तक बना है, या फिर वो खर्चा जो आप 1 साल से ज़्यादा और ज़्यादा करते हो। समझ गए मेरी बात को। तो ये इतना आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे बनेगा और इससे रिलेटेड ये सारे इसमें कुछ चेंजेस इसमें ये एडजस्टमेंट के साथ किया जाएगा। समझ गए, है ना। इसके बाद इसमें बनती है 2 अकाउंट आपको बन गए, है ना। एक तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बन गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, ठीक है। अब बनेगा इसमें नेक्स्ट में बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के साथ बनेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग से बहुत सारे जो फंड है, जैसे हमने फंड के नाम पता है, अभी सब्सक्रिप्शन आ जाता है यहाँ पर, है ना। इस तरीके के जैसे अभी इसमें ऑनोररियम आ गए, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें नया मिलेगा, क्योंकि कुछ नया इसमें वर्ड्स ऐसे आएंगे जो नए होंगे, जो आपने नहीं सुने होंगे। तो इसमें बनती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक रेस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं और एक अनरेस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फंड तो जिसके मतलब जिसके यूज़ करने पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ होता है ना, जिसे हम हर वक्त नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड्स वो होते हैं जिनके यूज़ करने पर कोई भी किसी तरीके का कोई भी बाउंडेशंस नहीं लगे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। समझ गए। उसमें हम आपको सब्सक्रिप्शन और ये सब्सक्रिप्शन तो प्रॉपर एक बनाना, इसका और से क्वेश्चंस भी आते हैं अलग से। एक्चुअली ये जो चैप्टर है आपका, ये अकेला एक चैप्टर 10 मार्क्स का है और सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, तो आपको ये प्रॉपर अच्छे से सीखना है। और एक और बात, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका वीडियो मेरा पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन वहाँ से प्रिपेयर करें, क्योंकि 10 मार्क्स में थ्योरी भी आएगी और प्लस न्यूमेरिकल भी आएगी। जैसे लास्ट टाइम पे 3 मार्क्स क्या आ गए थे, 4 मार्क्स की थ्योरी आ गई थी, अभी 4 मार्क्स न्यूमेरिकल दे सकते हैं और थ्योरी दे सकते हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर प्रॉपर अच्छे से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझ गए। तो नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा और उसमें हम आपको बताएंगे इसकी बैलेंस शीट और जितने भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग है उसके बाद इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय। नमस्कार। कोई भी चीज़ यूनिक नहीं हो सकती, यूनिक तो हम और आप मिल करके उसे बनाते हैं। बस यही है मेरे इस चैनल में, जुड़िए मेरे साथ, आपको यूनिक बनाने की गारंटी मेरी है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स ओनली, है ना, क्योंकि इतनी नॉलेजेबल नहीं है कि हम साइंस के भी सारे सब्जेक्ट को और टॉपिक को आपको बता सकें। रिलेटेड टू कॉमर्स गारंटी हमारी, प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी किसी भी तरीके से। मौका दीजिए बस एक बार, देखिए मेरे चैनल को और चलिए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। नमस्कार।